38वीं बटालियन ने मंगरान गांव में सिविक एक्शन के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में सीआरपीएफ के डॉक्टरों और महकमे सेहत के माहिरीन ने खिदमत फराहम की और सैकड़ों मरीजों का मुआयना करने के साथ साथ इन्हें मुफ्त दवाइयां फराहम की। ये पहली बार था कि सीआरपीएफ ने मनगनाड में ऐसा कैंप लगाया था, जिस पर मकामी अफराद ने सीआरपीएफ के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। और डॉक्टर अमित कुमार ने न्यूज़ 18 को बताया कि सीआरपीएफ के इस इक़दाम का मकसद पुंछ के दूर दराज इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करना है, सहूलियात फराहम करना है, खासतौर पर वो लोग जो मौसमी बीमारियों और जोड़ों के दर्द से मुतासिर हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम करती है, उसके तहत हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो उद्देश्य यही है, शहर के थोड़ा बाहर गांव ग्रामीण देहात में मेडिकल कैंप्स लगाया जाए, जहां पब्लिक को थोड़ा काउंसलिंग किया जाए, प्लस उनका हेल्थ चेकअप किया जाए, जनरल हेल्थ चेकअप, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाए। बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पर 38 बटालियन सीआरपीएफ का मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो और भी लोगों से गुजारिश है कि वो इस कैंप में आए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अपना इस मेडिकल कैंप का पूर्ण फ़ायदा लेकर के इससे किस तरह फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? फ़ायदा यहाँ पर चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पर्ची बन रही है और चेकअप करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद फिर जो भी पेशेंट आता है उसको वो मेडिसिन बड़ी अच्छी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के इंसदाद बदमानी ब्यूरो ने इंसदाद बदमानी के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मौजू बदमानी के खिलाफ नौजवानों के साथ मुत्तहिद होना, कल की सालमियत की तश्कील था। मोहम्मद रशीद भट्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो उधमपुर रियासी रेंज में मन खुसूसी रहे। तलबा ने बदमानी और उससे बचाव के तरीक़ों के बारे में बसीरत अफरोज लेक्चर दी। आज जो दिन है 9 दिसंबर, ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया जो है आज के दिन एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाती है। इसी सिलसिले में हमने भी आज अपने एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि इस साल का जो मेन फोकस है वो यूथ पे है कि यूथ ही किसी कंट्री की स्ट्रेंथ है। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया जिसको कि यूथ पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो अवेयर हो कि करप्शन है क्या है और इसके नुकसान क्या है। और अगर हमें एक मजबूत मुल्क बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे उभरना है, तो हमसे सबसे ज़्यादा दुश्मन जो हमारी है वो करप्शन है। तो हम इसीलिए आज डिग्री कॉलेज में यहाँ आए हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही हमारा मिशन था कि यूथ को आगे लाया जाए, यूथ को अवेयर किया जाए, ताकि वो करप्शन के। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन के लिए नए जिला अस्पताल का तामीराती काम तेजी से जारी है। 49 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस अस्पताल का काम रवां बरस शुरू हो गया और 2.5 बरस के वक्त में इस अस्पताल का काम मुकम्मल करने की डेडलाइन भी है। अस्पताल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत मशीनरी मैसर होगी। बडगाम के लोग लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि जिला अस्पताल में सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए। लगभग 70 कनाल अराजी पर तामीर हो रहे कॉम्प्लेक्स में अलग से ट्रॉमा अस्पताल तामीर किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट 49.32 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा है। तो इस पर हमारा काम चल रहा है सिंस लास्ट 6 मंथ्स हमारा काम चल रहा है। 2.5 ईयर्स का कंप्लीशन टाइम है, बट हमारा टारगेट जो है हम इसको 6 मंथ्स अहेड ऑफ टाइमलाइन जो हमारी है, 6 मंथ्स अहेड हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इस ठंड में भी हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, ताकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, ये हमारा टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाए और बडगाम के लोगों के लिए हम इसको डेडिकेट कर सकते हैं। महकमा हॉर्टिकल्चर बडगाम की जानिब से गोपालपुरा चाडूरा में एक मेला मुनक्किद हुआ। जिले के 9 जोन्स के किसानों में महकमे की जानिब से बागवानी से मुतालिक सामान तकसीम किया गया। इस किसानों को सब्सिडी की बुनियाद पर चीज़ें भी फराहम की गई। मुख्तलिफ डीलरों को मदऊ किया गया था। इस्तेफादा कुनिंदगान ने अपनी पसंद की कंपनी का सामान सब्सिडी पर खरीदा। किसान और अफसरान मेले में मौजूद थे। किसानों को कागजात के हवाले से भी परेशानी का सामना नहीं हुआ। हम महकमे हॉर्टिकल्चर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बार बार हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि मशीनरी दिया, चाहे किसी को मोटर चाहिए, किसी को वीडर चाहिए, किसी को ट्रैक्टर चाहिए और किसी को कुछ चाहिए। इसके बारे में लोग हमेशा पेश रहे हमारे साथ, हमारे शान बशाना चलते हैं ये लोग।
देखिए फ़ायदा तो सीधी सी बात है कि अगर हम बाजार में जाएंगे प्राइवेट लेने के लिए वीडर तो तकरीबन 1,10,000 में मिलेगी। यहाँ 50,000 पे सब्सिडी मिलते हैं तो 60,000 या 50,000 में ही पड़ते हैं। हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक होती है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तच्चुना मिड शॉर्ट में MIDH। उसके तहत हमें लोगों की सहूलियत के लिए काफी मशीनरी आती है जो हम सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को देते हैं। उनका इंसेंटिव उनको DBT के थ्रू उनके बैंक में आ जाता है। सो हमने ये सोच के प्लान किया कि अलग अलग जोन्स को हमने पहले ही ऑथराइजेशन दी थी। जो भी हमारे जन सुगम पोर्टल पे आते हैं उसके हिसाब से सीरियल वाइज हमने उनको ऑथराइजेशन दी थी। जो टिलर लेना चाहते थे, वीडर लेना चाहते थे, स्प्रेयर लेना चाहते थे, जिससे कि वो अपने बागात को अच्छे से दवापाशी कर सकते हैं, अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। फिर हमने ये प्लान किया कि ये अलग अलग जोनों में जाएंगे लोग, अलग अलग डीलरों को हमने एक ये मेला यहाँ ऑर्गेनाइज किया जिसकी हमने पब्लिक नोटिस पहले ही इश्तिहार करके इनमें पेपर्स में दी। से देखिए मेन ये है कि एक तो आपस में एक ही जगह सबको सब मिल जाएगा, उनको यहाँ वहाँ फिरने की जरूरत नहीं है, कागज भी यहीं को जमा करेंगे, उनकी एम्बोसिंग भी यहीं हो जाएगी। सो ये उनके लिए एक हमने सहूलियत है। जिला इंतजामिया राजौरी ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इकदाम कर रही है। DC राजौरी ने ट्रांसपोर्टरों के साथ मीटिंग की और कुछ हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल कुछ इकदाम किए जा रहे हैं और बेला बस स्टैंड के इफ्तिताह के साथ म्यूनसिपल काउंसिल का एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मनसूबा मुकम्मल हो गया है। लोगों को अब रोज़ाना ट्रैफिक जाम से राहत मिल रही है। DC ने ड्राइवरों को मशवरा दिया कि वो अपनी गाड़ियाँ इसी बस स्टैंड पर खड़ी करें। तो इशू था कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन को लेके टाउन का एक बहुत बड़ा मसला था। उसको लेके लगातार स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि राजौरी के लोगों को ट्रैफिक में एक सुधार मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और डी कंजेशन ऑफ टाउन हो। जितनी भी हमारी कैब्स, रिक्शा, बसेस जो रोड्स में पार्क रहती थी, खासतौर से थाना मंडी दरहाल की जो गाड़ियाँ थी, उन सभी को बेला बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन पे भी एक मार्किंग का काम चल रहा है, स्ट्रिप मार्किंग का काम चल रहा है, ताकि रोड के अंदर किसी तरीके से कोई एनक्रोच ना करे, किसी तरीके से रोड में जो विड्थ है वो अफेक्ट ना हो, लोग अपनी पार्किंग सही से करें, रिक्शा जो लगेंगे, जो रेडियाँ लगती हैं वो भी तरीके से लगें। और इन सभी स्टेप्स पे पॉइंट वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है ताकि हमारा मेन पर्पज़ है कि सिटीज़न की लाइफ अच्छी हो, वो अच्छा एक्सपीरियंस ले, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम। अनंतनाग स्टेट के MLA एडवोकेट रियाज अहमद खान, ईस्ट के MLA हैं रियाज अहमद खान। उनका कहना है कि मटन कस्बा गेटवे ऑफ पहलगाम और गेटवे 2 श्री अमरनाथ यात्रा भी है। इसकी शान रफ्ता बहाल करने की अशद ज़रूरत है। मटन वेलफेयर फोरम के साथ एक मीटिंग के दौरान खान ने मटन और आसपास के इलाकों के मसाइल का फौरी हल मुमकिन बनाने की यकीन दहानी कराई। मटन अस्पताल का दर्जा बढ़ाने, डंपिंग साइट की कमी, बिजली की गैर शेड्यूल कटौती जैसे मसाइल भी ज़ेरे बहस आए। सिविल सोसाइटी और ट्रेड मेंबरान ने शिरकत की। इकट्ठे इस टाउन को एक जायज़ नज़र बनाने के लिए, एक मॉडल टाउन बनाने के लिए हमने कुछ गुफ्त शनीद किया है और जो गुफ्त शनीद हुआ है सैर हासिल साबित हुआ और इंशाअल्लाह हमने कुछ नकूश खींचे हैं और कुछ इक़दाम उठाने की हमने बात की है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब मिलकर इस टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नमेंट के लेवल पर जितना भी इस टाउन को अपलिफ्ट करने के लिए, इसका फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, यहाँ के मुश्किलात को कम करने के लिए काम करना होगा। इसके लिए हमारी हुकूमत कोशा रहे। यहाँ जो पटवारी का मसला है वो मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ पहले ही उठाया है। मुझे उम्मीद है शायद इन्हीं 1-2 दिनों में या इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का पटवारी तैनात होगा ज़रूर। विन पामपुर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर और एहसास इंसानियत के इश्तराक से खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। खासी तादाद में रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद ने भी अपने कई रजाकारों समेत खून का अतिया पेश किया। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। अगर हम देखें, अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ब्लड डोनेट करना
आज के दौर में ये बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है। बेनिफिट है कि ये जो ब्लड है ये हमें यूज हो जाता है हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स के लिए जो कभी एक्सीडेंट या कोई कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, और अनीमिया बहुत कॉमन है आजकल फीमेल्स में, उनके लिए हमें यूज होता है ये। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। में ताज़ा बर्फबारी के बाद टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली सड़क पर फिसलन पैदा हो गई। ये देखते हुए इंतजामी की जानिब से टंगमर्ग से गाड़ियों के टायर्स में जंजीर के बगैर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। टायर्स में जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाने की इजाज़त है। बर्फबारी के बाद सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। जंजीर लगा रहे हैं, क्या खतरा है? खतरा है, इसीलिए तो बंद रहे, क्योंकि इनकी सेफ्टी है ये। अच्छा, गुलमर्ग में जो भी आएगा टूरिस्ट के साथ उसको जरूरी है, नेसेसरी है ये, क्योंकि इसके बगैर ऊपर काम नहीं है। बिल्कुल, हादसे से बच सकते हैं। हाँ, इससे बच सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों का कहना है कि हादसात ये बच सकते हैं। आपका नाम क्या है? रणदीप सिंह जी, आप कहाँ से हैं? हम जम्मू से। अच्छा, जम्मू से। अभी आप चेन लगा रहे हैं और अच्छा मानते हैं कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है? बिल्कुल ठीक ही रहेगा। क्योंकि फिसलन जब बर्फ पे होता है, इससे फिसलन नहीं होता है। इससे फिसलन नहीं होता, हाँ, इससे आराम से गाड़ी चलती। बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में सयाह जो मौजूद हैं, जो भी लोग आते हैं, और उनको तब जाने की इजाज़त दी जाती है जब टायर में जंजीर हो, क्योंकि सड़क पे बहुत ज़्यादा फिसलन होता है और उसमें हादसात, एक्सीडेंट होने के खतरात लाहक रहते हैं। और जब टायर में जंजीर है और तब इन खतरात से हम बच सकते हैं। पुंछ और राजौरी के इजला को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड, जो कि कल यानी इतवार को ताज़ा बर्फबारी के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी, आज सुबह PWD मैकेनिकल इंजीनियर विंग पुंछ ने रोड पर पोशाना से पीर की गली तक बर्फ हटाने का अमल शुरू किया, जिसे दोपहर तक मुकम्मल कर लिया गया। इस दौरान रोड पर कई मकामात पर शदीद मुंजमद पिघलाव को देखते हुए महकमे ने पोशाना पुलिस चौकी से पीर की गली तक नमक छिड़कने का अमल शुरू कर दिया है। अब मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल करने का फैसला ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान की जानिब से किया जाएगा। कल ताज़ा बर्फबारी हुई है। ये हमारा जो पीर पंजार रेंज में, इसमें हमारा मोगू रोड का लेंथ जो है इफेक्टेड हुआ है। पीर गली के दोनों तरफ से स्नोफॉल हुआ है। तो जो हमारा पुंछ वाली साइड है, ये तकरीबन 18 किलोमीटर रोड लेंथ जो है इसमें स्नोफॉल हुआ है। तो थोड़ा लाइट स्नोफॉल हुआ है, मैक्सिमम 4-5 इंच इसमें स्नोफॉल अकोमोडेशन हुई है। तो कल हमने इसको ऑपरेशन रिज्यूम नहीं किया था क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था। तो सुबह होते ही हमने अपना क्लीयरेंस मशीनरी जो है वो हमें डिप्लाई की, और उसकी वजह से हमें रोड तकरीबन 12 बजे तक हमें ये रोड जो डबल लाइन क्लियर कर दी थी। और अभी थोड़ा फ्रास्ट होने की वजह से जहाँ शेडेड पोर्शन है हमारा, वहाँ थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि फ्रास्ट लग रहा है, तो स्लिपरी कंडीशन वहाँ बनी हुई है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अभी स्पॉट पे है, वो एनालाइज़ कर रहा है सिचुएशन को। तो जब जो भी डिसीजन होगा वो लेके तो उसके बाद पब्लिक को एडवाइजरी इशू करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल ने ज़िले की हैसियत की खदशात, करगिल में अक़लियती बुद्ध बिरादरी को दरपेश चैलेंजों और अपनी नौ मुंतखब क़यादत के तहत एसोसिएशन के एजेंडे समेत मुख्तलिफ अहम मसाइल को हल करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ज़िला में शाम के राबता कमेटी के तर्जुमान स्वांग नोब्रो और LBA करगिल के नौ मुंतखब सदर स्रंग सुम्भल ने खिताब किया। नोब्रो ने ज़िले को जम करने के मुतालबे की वजाहत की। LBA कारगिल के अंडर जितने भी बुद्धिस्ट गांव आते हैं वो सब मिल के आज जो है हम सारे GCM वगैरह मिल के, तो आज हमने पहला हमारा एजेंडा था नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना। तो आज जो है सभी GCMs, सभी गोवा मेंबर्स, सभी बुद्धिस्ट लीडर्स और सब लोग मिल के आज जो है LBA कारगिल का नया प्रेसिडेंट जो है हमारे सिरिंग संफेल साहब, जो फॉर्मर LBA कारगिल का प्रेसिडेंट भी है और फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर भी हैं, तो उनको हमने सब ने यूनिनमसली जितने भी LBA कारगिल के अंडर गांव हैं सब ने मिल के इनको जो है आज LBA कारगिल का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। LBA कारगिल का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। और दूसरा एजेंडा हमारा था, आप सबको पता है खासकर पूरे लद्दाख को, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है लद्दाख के लिए 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया था। उसमें जो है हमारे इस खासकर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज है, जिसको LBA कारगिल रिप्रेजेंट करती है, तो उनके प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। हमारे यहाँ पे पब्लिक का कई बार मीटिंग हुआ था। इन सभी गाँव के गोवा मेंबर्स और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर कि हम सब जो है मिलकर नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कई बार मीटिंग किया। और उन सारे मीटिंग में हमारा ये डिसाइड हुआ
कि यहाँ पे जितने भी गांव हैं, जैसे ने जो है मिलकर इकट्ठे होकर LBA कारगिल की चेयरमैनशिप में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और बहुत सारे मीटिंग करने के बाद, सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस और टॉक्स होने के बाद हम सब ने ये मिलकर डिसाइड किया था कि हम सभी जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में ये जितने भी गांव हैं उन सबको जो है शाम डिस्ट्रिक्ट में मिला जाए। और जैनपुरा शोपियां के MLA शौकत हुसैन गिनाई ने कापरन और हरमैन के ब्लॉक वर्कर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई। मकामी नुमाइंदों को दरपेश अहम मसाइल को हल करने के लिए इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ देहात के नुमाइंदों ने अपने मुतालबात पेश किए जिन्हें MLA ने तवज्जो के साथ सुना। शौकत हुसैन कारकुनों को उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को फौरी हल किया जाएगा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के अज़्म पर उन्होंने जोर दिया। सरकार ने, जो भी की सरकार है, इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था कि जो ही हम बरसरी इक़्तिदार आएंगे सबसे पहले हम KCC लोन माफ़ करेंगे। तो शोपियान ज़िले से काफ़ी ज़्यादा वोट शेयर गया था NC के हक में इसी डिमांड को लेकर, क्योंकि यहाँ वो कोई घर नहीं है जिसका लोन नहीं है, बागों में कुछ ज़्यादा सेब इस साल निकले नहीं, लोग घाटे में आ गए हैं। अगर जो डिमांड उन्होंने की थी, अगर वो उस पर पूरा खड़े उतरते हैं तो हम भी शाबाशी देंगे। लेकिन जिस तरह से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार अब वादाबंद होनी चाहिए और अपने वादे पे खड़े उतर। मैंने सिर्फ याद दहानी कराई कि जो वादे आपने लोगों से कहे, आपने कहा है कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा। अपनी तकरीरों में मैंने शौकत साहब से यही कहा कि वो वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा था हम PSC हटाएंगे जो ही बरसरी इक़्तिदार आएंगे। बरसरी इक़्तिदार है, PSC हटाइए, अभी भी लग रहे हैं। उनने कहा था KCC लोन माफ़ करेंगे, बरसरी इक़्तिदार है तो लोन माफ़ कराइए। उनने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अंत्योदया APL BPL राशन कार्ड होल्डर्स को, वो आपने कर रहे हैं तो कर लीजिए। आपने कहा था 14 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे तो दे दीजिए, अभी सरकार है, फिर कब देंगे? वो लास्ट साल हम वेट करेंगे 5 साल, फिर वो 5वें साल वो ये चीज़ें देंगे। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे उनका जो फर्ज है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़ालाबारी हुई थी, हेल स्टॉर्म हुआ था बॉर्डरपोरा, वो कसडोरा इलाके में, पिमलीपोरा अवैध इलाके में, तो अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। तो वो अभी के MLA हैं, अब उनको दोष नहीं देंगे तो किसको देंगे? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे। कुलदीप खोड़ा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में सरहदों पर नए ड्रोन यूनिट्स कायम किए जाएंगे। कुलदीप के ने कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत अहम है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ड्रोन का इस्तेमाल मंशियात और असलहा गिराने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एंटी ड्रोन यूनिट मकामी एजेंसियों के साथ करीबी राब्ताकारी में काम करेगा तो ये ज़्यादा असरअंगेज हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत अहम फैसला है और बहुत ज़रूरी था। जो ड्रोन एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिसके ज़रिए हथियार भेजे जाते हैं, नारकोटिक्स और ड्रग्स भेजे जाते हैं और जो इंटर्न टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, उसको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और जब हम ये यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे ही, उससे एक ये फ़ायदा होगा कि मॉनिटरिंग उसकी अच्छी होगी। और ज़रूरत इस बात की है कि लाइजन, उनका जो यूनिट है, उनका लाइजन J&K पुलिस के साथ बहुत क्लोज़ रहना चाहिए और उसमें J&K पुलिस के ऑफिसर्स उसमें तैनात होने चाहिए। अगर उनके अपने भी अफसर हैं, वो मिलजुल के काम करें तभी इसके रिज़ल्ट आएंगे। जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हैं, वो उनका रिज़ल्ट तभी आता है जब लोकल अफसर उसमें साथ हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग हो। जैसे आपने देखा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए भी अब सेकेंड टियर में बॉर्डर पोस्ट एस्टैब्लिश करने का फैसला किया गया है। उनके लिए भी रिक्रूटमेंट हुई है और उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। उससे भी एक इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी। साथ में एंटी ड्रोन जो अभी ऑपरेशंस हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनका एक यहाँ से जब वाजिब जवाब मिलेगा, ये मिल के काफ़ी मदद करेंगे टेररिज्म को यहाँ पे रोकने में। सर, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि नारकोटिक्स के बाद वेपन्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, पहले और अब में ड्रोन थ्रेट कितना बड़ा है? देखिए, ड्रोन अब इसके ये पहले बहुत एक्सपेंसिव होता था, इसका प्राइस कम हो गया है इंटरनेशनली, अवेलेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ गई है। उसको अब जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी खासतौर पे बड़ा फ्रीली यूज़ करती है, इसलिए थ्रेट इसका बहुत बढ़ गया है पहले से। पहले इतना इसका यूज़ नहीं होता था और इसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ पे टेररिज्म फैलाने में काफ़ी मदद मिली है।
इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ इनका रोका जाए बल्कि इसके जो बेसिस हैं जहाँ से ये ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं पाकिस्तान में, उन बेसिस को भी थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक वेलकम स्टेप है और क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ जो यहाँ के एजेंसीज हैं अगर काम किया जाएगा तो काफ़ी ये इफेक्टिव साबित हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक खामोश धरना दिया गया। डॉक्टर और मेडिकल तलबा ने रूल 17 को खत्म करने और SRO 49 की बहाली का मुतालबा किया। एहतजाज नीट PG और उसके तहत खुसूसी कोर्सेज में इजाफी रिजर्वेशन पर तशवीश के बायस शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने हुकाम पर जोर दिया कि वो उनकी शिकायत का इजाला करें और दाखिला के मुनसिफाना और शफाफ अमल को यकीनी बनाएं। बेसिकली इशू है कि जो रिसेंटली हमें जो MD MS के एग्जाम PG के एग्जाम्स हुए थे, उस हिसाब से जो ओपन मेरिट को जो दिया गया था वो 29.9% ऑलमोस्ट दिया गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू SRO 49 जो 2018 से पहला होता था, उस हिसाब से ओपन मेरिट को 75% दिया जाता था और बाकी रिजर्व कैटेगरीज को दिया जाता था। लेकिन इस बार इस साल से ऑलमोस्ट 29% वो रिड्यूस हुआ है। रूल 17 क्या है कि अगर मुझे कोई कैटेगरी है, मैं GMC अनंतनाग में आ जाता हूँ। देखिए, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कॉलेज की रैंक होती है और ब्रांच की भी रैंक होती है जो आपकी रैंक डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो अगर GMC अनंतनाग में कोई डॉक्टर कोई MBBS में सिलेक्ट होता है या किसी को ब्रांच स्पेशलिटी लो स्पेशलिटी मिलती है, वो थ्रू ओपन मेरिट उसको मिलता है, ठीक है। उसकी नंबर्स अच्छे थे, वो ओपन मेरिट में आ गया, गुड। फिर अगर उस कैटेगरी की सीट हायर कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल GMC श्रीनगर में खुली होगी, उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है रूल 17, तो GMC श्रीनगर में आ जाता है वो उस कैटेगरी में। अब जहां पर उसे सीट खोली, जहां वो सीट एम्प्टी हो गई, वो तो ली थी उसने ओपन मेरिट की, बाय रूल ऑफ एनी रीजन, एनी लॉजिक, एनी नेचर, वो सीट कहां जानी चाहिए? ओपन मेरिट को वापस जानी चाहिए, बट दैट गोज टू कैटेगरी आगे। सो दिस इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड वेयर a good reserved student takes 2 seats. आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आरक्षण को लेके एक पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ। जितने भी पीजी और नीट डॉक्टर्स हैं, उनका कहना यही है कि जो इस वक्त एक ड्रैकोनियन रूल है, रूल नंबर 17, उसको हटाया जाए और वही साथ ही साथ जो SRO 49 है उसको वापस लाया जाए। कुल मिला के अगर बात की जाए तो इन डॉक्टर्स का कहना है कि 2019 से पहले तक जो ओपन मेरिट था वो 75% था, जिसको अब रिड्यूस करके महज 25% कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, इस पे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। अब आगे किस तरीके से इसमें गवर्नमेंट की तरफ से नज़रसानी होगी और किस तरीके से जो ये पीजी नीट डॉक्टर्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन हेल्थ मिनिस्टर से मिलेगी, क्या कुछ बाहर निकल के आएगा, वो कुछ ही दिनों में पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और अब बात मौसम की। जम्मू कश्मीर और खासतौर पर वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर शहर में गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही सर्दी की लहर ने वादी कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली है। गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी की 40 दिन की तवील मुद्दत, जिसे मकामी तौर पर चिल्ले कलां कहते हैं, वो भी अभी शुरू होना बाकी है। इस अरसे के दौरान कम से कम दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से कई डिग्री नीचे गिर जाता है। तो सयाती मकाम दूध पथरी की बात करें तो बडगाम में बीते रोज ताज़ा बर्फबारी हुई। इसके बाद कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंस गई। खान साहब पुलिस और मकामी लोगों ने सयाहों की गाड़ियों को निकालने में मदद की। गुज़िश्ता रोज दूध पथरी में ताज़ा बर्फबारी के बाद भारी तादाद में सयाह दूध पथरी पहुंचे और बर्फबारी का लुत्फ उठाया, मगर जैसे ही दिन ढलता गया दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आई तो सड़कों पर फिसलन पैदा हुई। पुलिस ने शाम के औकात तक गाड़ियों को निकालने और सयाहों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। उधर तो गुलमर्ग और टंगमर्ग में क्या सीनियर सियासी रहनुमा ताज मोहिउद्दीन ने बगैर किसी ताखीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने एतराफ़ किया कि मुंतखब MLAs और वज़रा के दरमियान बहुत ज़्यादा उलझन पाई जाती है। वो काफ़ी इख्तियारात ना होने की वजह से डिलीवर करने में नाकाम रहते हैं। रोहिंग्या मामले पर साबिक़ वज़ीर ने कहा कि ये मरकज़ी हुकूमत से जुड़ा मसला है और इन्हें इन रोहिंग्याओं के बारे में कुछ पॉलिसी के साथ सामने आने की ज़रूरत है। इस वक्त जुड़े हैं ताज मोहिउद्दीन, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं और पॉलिटिकल लीडर उनकी अगर बात करें तो वन ऑफ द स्टालवर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में। इनसे हम बात करते हैं। ताज साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो आज की परिस्थितियां हैं, कहा जा रहा है कि जो पावर्स हैं वो
जो नई गवर्नमेंट आई है उनके पास है ही नहीं। उनके मिनिस्टर्स हो या एमएलए जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, एक तरह से कहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको चाहिए जो इनका अपना वादा है कि स्टेट वापस करनी और फुल फ्लेज स्टेट, जो कि वादा है प्राइम मिनिस्टर का भी, होम मिनिस्टर का भी। वो वादा करें तो बिजनेस रूल तो फिर हमारे पास है ही, नए बिजनेस रूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट के अपने बिजनेस रूल जो हैं बने हुए हैं। इस वक्त ये मेरी समझ में नहीं आता कि स्टेट क्यों नहीं दे रहे। डेमोक्रेसी है, एक आदमी की हुकूमत तो नहीं है, तो रह ही नहीं सकती। कितनी देर आप बंद रखोगे? आखिर आपको एक ना एक दिन देना पड़ेगा। जब से सरकार आई है, बहुत नई सरकार, तकरीबन 2 महीने हो गए अब, बहुत सारे प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन मिनिस्टर्स भी ये कह रहे हैं और जो एमएलएज हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें लोगों का सुनना है, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन लोगों की बात हम चाहते हैं उनकी फुलफिल करना। लेकिन इस वक्त तो कोई पावर्स ही नहीं है। एवरी फाइल गोज टू द एलजी, तो डिपार्टमेंट मिनिस्टर कैसे चलाएगा? अगर तो हमारी स्टेट के जो बिजनेस रूल्स हैं अगर उसके मुताबिक चलाएं तो कोई बात है, अदरवाइज बिजनेस रूल के बगैर मिनिस्टर कैसे चला सकता है? एक और सवाल है जो अभी हॉट है, वो है रोहिंग्यास का। देखिए, रोहिंग्यास का जो है उसमें कहा जाता है कि जो फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर, बीजेपी वाले ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने इनको यहाँ पे बसाया था। आप भी कांग्रेस में रहे, आप तब मिनिस्टर भी थे, क्या आपको लगता है कि ये गलती होगी आपसे कि आपने इनको यहाँ बसाया, क्योंकि अब उनकी बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए? देखिए, रोहिंग्या जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। उनको अगर दी गई है, पनाह दी गई है, वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं। कश्मीर पंडितों की तंजीम यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ भगवान राम और हिंदुओं की मुबैना तौर पर तौहीन करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यूथ फॉर पनुन कश्मीर के सदर विठल चौधरी ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ उनके भगवान राम, हिंदू अकीदे और हिंदुओं के खिलाफ तौहीन आमेज और इश्ताल अंगेज पोस्ट करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम सेल दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बयान गहरा जारहाना है, जिसका मकसद फ़िरका वाराना फसाद को हवा देना है और जानबूझकर भगवान राम और हिंदू मजहब साथ ही उसके पैरोकारों की तौहीन करना है। की बेटी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद की नाती इल्तिजा मुफ्ती ने भगवान श्री राम के लिए बहुत ही अभद्र भाषा प्रयोग करके एक ट्वीट किया। यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने की ओर से मैंने इसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दायर की है और हमारा ये मानना है कि इल्तिजा मुफ्ती के अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता की हर एक धारा, वो धारा के अगेंस्ट केसेस होने चाहिए जो कि एक कम्युनल हार्मनी, डिसहार्मनी को बढ़ाने के लिए अगेंस्ट होते हैं। और ये भारत की एक जो पूर्ण सेक्युलर छवि है उसको बर्बाद करने की कोशिश है। हमें हमारा मानना है कि महबूबा मुफ्ती के अगेंस्ट, इल्तिजा मुफ्ती के अगेंस्ट एक व्यापक कार्रवाई हो। इल्तिजा मुफ्ती का भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदुओं को गाली देना समस्त हिंदू समाज को आहत करता है और कश्मीर में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं में डर का माहौल पैदा करता है, क्योंकि अब जो जिहादी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में कार्य करती हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हिंदुओं पर वो अटैक करें, हिंदुओं को मारें। जाति सहार, नरसंहार से पीड़ित कम्युनिटी में अब भय का माहौल है और इस सब की जिम्मेदार इल्तिजा मुफ्ती हैं और उनके बयानात हैं। यूथ फॉर पनुन कश्मीर और रूट्स इन कश्मीर ने फैसला किया है कि हम एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे, जो फाइल करी जा चुकी है, और निवेदन करेंगे पुलिस से और न्यायालय से कि इस प्रक्रिया को जल्दी संपन्न करें ताकि इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोगों को इस देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए प्रोत्साहन ना मिले, एक दंड मिले और जो भी हिंदुओं के खिलाफ, हमारे आराध्यों के खिलाफ बोले, वो बोलने से पहले एक नहीं 100। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी एसएसपी जम्मू के दफ्तर में पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ भगवान राम के बारे में किए गए मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ
तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि वो इस किस्म के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने इल्तिजा का घेराव करने का भी फैसला किया। राकेश बजरंगी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल, जिन्होंने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ आज कंप्लेंट FIR दर्ज करवाई है। आज आपने यहाँ मुलाकात की है SSP से, क्या क्या विषय था आज? देखिए, परसों से एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, जो इल्तिजा मुफ्ती जो पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की पुत्री हैं, उन्होंने वो ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने भगवान राम का जिक्र किया है, जबकि भगवान राम हिंदू समाज के अंदर उन आराध्य माने गए हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू समाज जो है भगवान राम को मानता है। और उनका नाम जो है जिस प्रकार से ट्वीट के अंदर जो है वो डाला गया है और कहा गया है कि भगवान राम, भगवान भी नहीं कहा, राम का सर जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग जो है वो भगवान राम के लिए किया गया। उसके साथ ही हिंदुत्व को जो है वो एक बीमारी बताया उन्होंने ट्वीट के माध्यम से। तो जहाँ कहीं ये हिंदुओं के जो है आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम जो है ये इल्तिजा मुफ्ती ने किया, जिसको सहन नहीं किया जाएगा, हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। इसीलिए आज हमने एक कंप्लेन रिटर्न में जो है वो SSP साहब को यहाँ पर दी है और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर जो है उचित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जो है वो किया जाना चाहिए। अब आप जो आपकी कंप्लेंट है वो दर्ज हो गई है क्या, रजिस्टर्ड हो गई है क्या? देखिए, अभी हमने दी है, रिसीविंग ले ली है उनसे, तो जैसे ही वो जो दर्ज हो जाएगी तब हम दोबारा मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये FIR लगनी चाहिए और लगवा के छोड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भगवान राम के लिए किया गया है, हिंदुइज्म के लिए किया गया है, वो सहन नहीं किया जाएगा। जब हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते तो हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करना किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो संविधान के खिलाफ है और जो संविधान के खिलाफ करेगा बोलेगा, जो किसी धर्म के खिलाफ बोलेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब जब वो जम्मू में आएंगी तो हम उसका विरोध जो है वो उनका गिराव भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं के खिलाफ बयान पर उन पर तनकीद की है। ठाकुर ने इल्तिजा के बयान को बदकिस्मती और गैर जरूरी करार दिया है। ठाकुर ने कहा कि PDP ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसलिए पार्टी क़यादत अब इस तरह के बयान दे रही है ताकि लोगों की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाई जा सके। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं अल्ताफ ठाकुर, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर BJP के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इल्तिजा मुफ्ती ने फिर एक बार कल एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं एक रिलीजन को, हिंदुइज्म पे उन्होंने कटाक्ष किया। आपको क्या लगता है कि जब ऐसी बातें होती हैं तो उससे बचना चाहिए, इन कंट्रोवर्सीज में कूदने के बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ करनी चाहिए? देखिए, भारत जैसे देश पे जहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है, अरब से ऊपर लोग जो हिंदू मज़हब पे यकीन रखते, हिंदू मज़हब को फॉलो करते, उस हिंदू मज़हब पे अटैक करना, मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन में PDP का कश्मीर में सफाया हुआ और PDP अपनी शर्मनाक शिकस्त को भूलने के लिए फिर एक ख़ास कम्युनिटी कश्मीर के साथ जो ताल्लुक़ रखती है, मुसलमानों को इम्प्रेस करने के लिए हिंदुत्व वो अटैक कर रही है। क्योंकि PDP कश्मीर में और जम्मू में तो पहले, अब कश्मीर में भी अपना आधार खो चुकी है और वहाँ भी उनकी जिस तरह से हार हुई और जिस तरह से PDP की हालत वहाँ हुई, ग्राउंड लेवल पे कहीं दिख नहीं रही। अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में रखने के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने कल उस मज़हब पे अटैक किया है जिसके अरबों फॉलोअर्स है और जिसको हिंदुत्व जो अमन का मज़हब है, जिस तरह से वो भाईचारे पे यकीन रखने वाले, उस पर अटैक करना, मुझे लगता है ये PDP की उस बिखरी हुई सोच है, वो सोच जो उनकी हमेशा एक कट्टरवादी सोच रही है और ख़ास एक मज़हब को इम्प्रेस करने के लिए जिनकी पॉलिटिकल नीति हमेशा रही है, उसका ही आउटपुट है। और हमें लगता है कि PDP अब ज़मीनी सतह पे अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए एक खास रिलीजन को खुश करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कल से ही कंट्रोवर्सी तो उठी है, लेकिन कई क्वार्टर से उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, FIR दर्ज हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही, क्या लगता है आपको एक्शन लेनी? देखिए, जिस तरह से मुल्क पे एक भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, दंगे कराने की एक बहुत बड़ी साजिश इसमें लग रही है। मुझे लगता है कि इल्तिजा मुफ्ती पे एक्शन होनी चाहिए और उस के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ पलहालन पटन इलाके में श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरा के साथ एक देसी साख्ता बम IED का वक्त रहते पता लगाकर उसे नाकारा बना दिया।
आईडी को सिक्योरिटी फोर्सेस की रोड ओपनिंग पार्टी और पटन पुलिस ने देखा था। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बाद में ट्रैफिक को एहतियाती इकदाम के तौर पर रोक दिया गया था। इसके साथ ही BDS की जानिब से आईडी को नाकारा बनाया गया। इसके बाद कौमी शाहरा के दोनों तरफ से ट्रैफिक को दोबारा शुरू कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ पे जो आईडी है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। फिलहाल जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो नेशनल हाईवे पे सुबह सवेरे से ट्रैफिक मुअत्तल था और जो यहाँ पे आईडी बरामद हुई थी और उसके बाद जब बम डिस्पोजल स्क्वाड आए हैं और उन्होंने इस आईडी को ब्लास्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब नेशनल हाईवे श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। और जो सुबह सवेरे से जो राहगीर थे, पैसेंजर्स के जो रुके पड़े थे, दरमानदा थे, और अब उन्हें राहत मिली है और फिलहाल ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। और अगर हम इस आईडी की बात करते हैं, इस जानिब यहाँ पे ये जो मकाम था और फिलहाल यहाँ पे ये आईडी हुई थी इस बाग के अंदर, यानी यहाँ पे रखी गई थी। वहाँ अब देखना है कि जो बड़े हादसे को जो टाला गया है और सुबह सवेरे जो पेट्रोलिंग टीमें होती हैं उन्हें जब यहाँ से जब नेशनल हाईवे की सर्च की जाती है उस दौरान उन्हें ये आईडी यहाँ पे बरामद हुई है। फिलहाल इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और बड़े हादसे को यहाँ पे टाला गया है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पलाहलन से मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों में मुतल्लिका हुकाम की तरफ से बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जम्मू के नरवाल इलाके में रोहिंग्या बस्ती में मुकीम इन लोगों ने कहा कि इन्हें पानी और बिजली की फराहमी के बगैर मसाइल का सामना है। इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनका कहना है कि हालात मामूल पर आने पर ही वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इंसानी बुनियादों पर अपने हुक्म पर नजरसानी करे। ताहम सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, मुकीम हैं, वो खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मैं अभी जम्मू के नरवाल इलाके में मौजूद हूं और यहाँ कई ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी काफ़ी समय से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन एक फ़ैसला लिया कि जिन जिन जगह पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ पे बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। और ये अभी इस वक्त जो है यहाँ पे बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया हुआ है और पानी का कनेक्शन भी जो है वो यहाँ पे काटा हुआ है। और यहाँ लोग जो हैं वो बिना बिजली के और बिना पानी के यहाँ पे रहने को मजबूर हो चुके हैं। और अभी क्योंकि अभी प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह जो इलीगली रोहिंग्यास और बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं उनको यहाँ से किसी भी तरह वापस निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस आसपास के इलाके में मौजूद हैं और उसके आसपास रोहिंग्यास और बांग्लादेशी लोगों की मौजूदगी जो है, उनकी बस्तियाँ जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। ये तो बिजली पानी जो बंद हो गया, ये बंद हो गया था, उधर उधर से पानी लाया था, जो बीमारी की तरफ हो रहा है, उधर से पानी का पीना पड़ रहा है, उधर से पानी पीना पड़ रहा है। मतलब ये पानी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो पानी तो अभी इंशाल्लाह जो अभी मंत्री साहब ने जो बोला था, पानी हम लोग सुबह यहाँ पे मालिक के घर से लिया, जो एक बंदे से नलका से पानी लिया था। अलग पानी होगा तो कोई साफ़ होता है, कोई से नॉर्मल भी होता है, लेकिन हर जगह से पानी लाना पड़ता है। ये पानी में क्या है हम तो पता नहीं है। जो बिना पानी के लिए तो जो पानी मिलेगा, जो सेल लगेगी तो पानी तो पिएगी। तो अल्लाह जाने फिर पानी का अंदर क्या है क्या नहीं है। जो अभी जो सुन रहा हूँ ऐसे पानी पीने का उससे मुश्किल हो रहा है। फिर हम लोग चाहता हूँ पूरा इंडिया सरकार को हम लोग हमारा इंसानियत तुरंत हमारे ऊपर हम लोग को देख के, बीवी बच्चे देख के, हमारा वहाँ पे दुख सेहत का के इतना दुख मिल के यहाँ पे आया था, इतना साल तक यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए हम लोग को जगह दिया, वो भी हम लोग शुक्रिया है। लेकिन हमारे लिए वो सोचे हम लोग रतन में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए जो इंडिया पूरा सरकार आवाज़ उठा के हम लोग को वापस हमारा हर राइट हक हमारा वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी ऐसे जाएंगे तो हम लोग को मार देगी। फिर पूरा सरकार आवाज़ उठाएगी तो हम लोग को इंसानियत तरफ से वहाँ पे हमारा माहौल हमारा ऊपर देख के हम लोग को रतन में वापस जाने के लिए। तो आप चाहेंगे कि अभी पानी वापस रिस्टोर हो जाए, बिजली भी रिस्टोर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए होगा। फिर हम लोग इतना सर्दी में जाएंगे कहाँ से लाएंगे, फिर पानी भी यहाँ पे जो नज़दीक में मिलेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। काबीनी वजीर और सीनियर एनसी लीडर जावेद राना ने रोहिंग्याओं को पानी और बिजली मुनक़दा करने पर हैरत का इजहार किया। राना ने कहा कि वो ये सुनकर हैरान रह गए क्योंकि इन्होंने वाज़ेह हिदायत दी थी कि उनसे पानी और बिजली
बिल्कुल नहीं छीनी जानी चाहिए। राणा ने कहा कि इन गरीबों को पानी और बिजली से महरूम करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात और ज़रूरी कार्रवाई करने की यकीनदहानी कराई है। उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर भी बात करने से इनकार कर दिया। मेरे साथ इस वक्त है जावेद राणा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। राणा साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, आपने ये कहा था कुछ दिन पहले कि रोहिंग्याज को, जो रोहिंग्या यहाँ पे हैं, उनको आप बिजली और पानी के कनेक्शन काटने नहीं देंगे, लेकिन उनके तो कट गए। जो एक इशू आया था, पानी हमने रिस्टोर करने की डायरेक्शन दे दी है। पानी तो हवा पानी भी तो कोई किसी की बंद नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो वो ये गलती है। ये तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये हमें प्रोवाइड करना, अपने दुश्मन को भी फैसिलिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़ देना जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं। हमारा पूरी दुनिया में एक नाम है इस देश का। तो मैंने डायरेक्शन दे दी हैं। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं और वो विदाउट बिजली और विदाउट पानी है। देखिए, इसकी जांच की जाएगी और उनको पानी जो है रिस्टोर कर दिया गया था, जो मुझे इन्फॉर्म किया गया है। और पानी जो है वो किसी का कोई काट नहीं सकेगा। ये क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये चीज़ें। तो ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और इस डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसे कौन लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इससे जो पावर्स हैं, कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं, क्योंकि आप एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपकी जो डायरेक्शन है वो नहीं माने एलजी का? और हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई ड्यूल पावर सिस्टम नहीं है। पॉलिटिकल एक सिस्टम यहाँ चल रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक सरकार है। हमारा कोई किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ सिविल इंतज़ामिया जो है अपने पूरी तरीके से सक्षम तरीके से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने माजी में रोहिंग्याओं की आबादकारी में मदद करने वाले नासिर के बारे में जानने के लिए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करती है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन तमाम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को जम्मू से निकाल बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुजरिमाना सरगर्मियों के साथ साथ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस हैं। सेठी ने इन रोहिंग्याओं की मदद करने के लिए पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जावेद राणा को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त है एडवोकेट सुनील सेट्टी, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रोहिंग्याज यहाँ पे आए हैं उनको किसने बसाया है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रोहिंग्याज को उनके देश से जब वो निकले तो उसके बाद इलीगली वो भारत में एंटर करते हैं, लेकिन भारत में एंटर करने के बाद वो उन इलाकों में नहीं बसते हैं। वो आके जम्मू में उनको बसाया जाता है, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है उनके बॉर्डर से। और जम्मू में जहाँ पे उनको बसाया जाता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें पाकिस्तान हमारे साथ है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। अब किस साजिश के तहत जो है इनको यहाँ पे लाया गया? और हम ये चाहते हैं कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे इसमें, कौन कौन से लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रोहिंग्यास को यहाँ पे लाके यहाँ पे बसाया, उनकी मदद की, उनको मकान दिए, उनको बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, बाकी सब सुख सुविधाएं दी। क्योंकि अब ये तथ्य भी सामने आए हैं कि कुछ NGOs जो हैं वो इनके लिए काम करती हैं, जिनको फंडिंग जो है वो, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनको फंडिंग जो है वो विद इन इंडिया हो रही है, ये भारत के बाहर से आ रही है। कुछ तथ्य अब ये भी सामने आए हैं कि उन NGOs की फंडिंग भी जो है वो भारत के बाहर से भारत विरोधी ताकतें करती रही हैं। वो कौन कौन से लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे रोहिंग्यास को इलीगली यहाँ पे सेटल करने के लिए, जिससे हमारी सुरक्षा को भी खतरा है, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट ड्रग पेडलिंग में भी काफ़ी केसेस इनके ऊपर रजिस्टर्ड हुए हैं। रोहिंग्यास जो इलीगल सेटलर हैं यहाँ पे, लोकल क्राइम्स में भी इन्वॉल्वमेंट है, और इस तरह की भी तथ्य सामने हैं कि जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी है। और ये वही लोग हैं जो 370 की वकालत करते थे, जो कहते थे कि भारत वासी जो जम्मू कश्मीर के बाहर का रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता। लेकिन इन्हीं ताकतों ने सपोर्ट की उन लोगों को जो भारत के भी नहीं थे, इलीगली यहाँ पे बसाने के लिए। देखिए, उनको आधार कार्ड तक दिए गए। कितने रोहिंग्यास पकड़े गए जिनके पास आधार कार्ड है, कितने रोहिंग्यास पकड़े गए जिनके पास वोटर कार्ड्स भी है। कौन से ऐसे लोग थे जो वोटर लिस्ट में इनका नाम डालते थे, कौन से ऐसे लोग थे जो इनको आधार कार्ड में रखते थे? ये सब फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे